नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। खबर संध्या में आपका स्वागत है। वैसे खबरों की दुनिया में हर खबर होती है अहम, लेकिन जिन खबरों ने बटोरी है आज सुर्खियां, उन तमाम खबरों को समेटकर हाजिर है हम आपके समक्ष खबर संध्या में। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर रवाना। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। रवाना होने से पहले पीएम ने कहा, उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक साझेदारी होगी और मजबूत। कश्मीर मसले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की पाक की कोशिशों का लगा एक और बड़ा झटका। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा, कश्मीर 2 देशों के बीच का आपसी मामला। बांग्लादेश ने भी अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को बताया भारत का आंतरिक मामला। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे मुंबई में ईडी के समक्ष हुए पेश। कोहिनूर सीटीएनएल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने IL&FS द्वारा 450 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश और कर से जुड़ी अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में ईडी ने राज ठाकरे को किया तलब। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की गोवा में हुई बैठक में 2024 तक हर गांव तक बैंकिंग कानून और व्यवस्था में सुधार समेत केंद्र और राज्य के बीच नारकोटिक समन्वय ब्यूरो स्थापित करने पर बनी सहमति। खबर संध्या में सबसे पहले बात करेंगे INX मीडिया भ्रष्टाचार मामले में बुरी तरह से घिरे भारत के पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, और जिस तरीके से सीबीआई उनके रिमांड की मांग कर रही थी 5 दिनों की, 1.5 घंटे के बाद एक बड़ा फैसला आया और यह फैसला पी चिदंबरम के खिलाफ गया। कयास इस बात के लगाए जा रहे थे कि पी चिदंबरम को आज या तो बेल दे दी जाएगी या फिर जेल, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसके बाद परिस्थितियां असामान्य होती गई और अंतत्वागत्वा इस पर माननीय न्यायाधीश ने अपनी मोहर लगाते हुए सीबीआई द्वारा मांगी गई 5 दिन की रिमांड पर अपनी मोहर लगा दी। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम को राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की विशेष अदालत में आज पेश किया गया। चिदंबरम की तरफ से कपिल सिब्बल, जबकि सीबीआई की तरफ से तुषार मेहता ने कोर्ट में बहस की। सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड की मांग की, जिस पर कोर्ट ने 1.5 घंटे बाद अपना फैसला सुनाते हुए अपनी मुहर लगाई। सीबीआई की विशेष अदालत में बहस के दौरान पी चिदंबरम ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सीबीआई ने उनसे पूछा कि क्या कोई विदेश में उनका खाता है। उन्होंने बताया कि उनका कोई खाता विदेश के किसी भी बैंक में नहीं है, जबकि उनके बेटे का विदेश में बैंक अकाउंट है। उन्होंने कहा कि मैंने 6 जून 2018 को सीबीआई के हर सवाल का जवाब दिया था, मैंने कोई पैसा नहीं लिया। आपको बता दें कि पी चिदंबरम ने 2 बार कोर्ट में बोलने की कोशिश की, लेकिन सीबीआई ने दोनों बार इसका विरोध किया। सीबीआई की तरफ से कहा गया कि यह गलत परंपरा है। इनकी तरफ से 2 वकील दलील दे रहे हैं, जिसका हमने विरोध किया। आपको यह भी बता दें कि कल सीबीआई ने पी चिदंबरम को गिरफ्तार किया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की बीती रात सीबीआई के हेडक्वार्टर के गेस्ट हाउस में रात गुजरी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें सीबीआई के हेडक्वार्टर लाया गया, जहां रात में उन्हें गेस्ट हाउस के सूट 3 में रखा गया। गौरतलब है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने पी चिदंबरम को INX मीडिया से संबंधित मामले में एक नाटकीय घटनाक्रम के बाद बुधवार रात उनके आवास से गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि चिदंबरम ने बुधवार रात करीब 10 बजे सीबीआई मुख्यालय उनको लाया गया और उनके साथ जांच टीम के कई सदस्य इस दौरान मौजूद रहे। तो जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला आज कोर्ट में चल रहा था, उससे देश के अलग अलग हिस्सों में सभी की निगाहें टीवी स्क्रीन पर गड़ी रही, क्योंकि मामला देश के एक हाई प्रोफाइल केस से जुड़ा था। देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, जिनके ऊपर गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगे हैं, और इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी जहां पी चिदंबरम के समर्थन में खड़ी रही, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की भी एक फौज आज टीवी डिबेट में लगातार इस पूरे मामले को उजागर करती नजर आई। अपनी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सुबह से ही जब पी चिदंबरम को आज
कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई की विशेष अदालत में उस दौरान का यह दृश्य है और मीडिया के कैमरे वहां बड़े पैमाने पर थे। लोगों के कैमरे में बड़ी चाह थी कि एक नजर, एक तस्वीर किसी तरह कैद हो जाए भारत के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की। और ठीक उसी तर्ज पर चिदंबरम की एक तस्वीर लगातार दिखाई जा रही है और आज का यह दिन कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद भयानक दिन कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में आसीन थी उस दौरान पी चिदंबरम साहब देश के वित्त मंत्री थे। उससे पहले गृह मंत्री तक का उन्होंने कार्यभार संभाला। विधि का विधान देखिए, आज देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज के ठीक 10 साल पहले सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में गुजरात में गिरफ्तार किए गए थे अमित शाह, और उस दौरान केंद्र की जो सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, उसमें गृह मंत्री थे पी चिदंबरम। लेकिन वक्त ने आज ऐसा चक्कर लगाया कि सारी स्थितियां, परिस्थितियां बदल गई और आज पी चिदंबरम एक आरोपी के रूप में कोर्ट में पेश किए गए। जिस सीबीआई मुख्यालय का उन्होंने, सीबीआई कोर्ट का जो उद्घाटन उन्होंने किया था, जिस मुख्यालय का उद्घाटन उन्होंने किया था, रात उसी मुख्यालय की छत के नीचे पी चिदंबरम रात गुजारते नजर आए। और आज कुल मिलाके सीबीआई के 5 दिन की जो रिमांड की मांग की गई थी उस पर कोर्ट ने अपनी मुहर लगाई और अब लगातार इंट्रोगेशन का सिलसिला शुरू होगा। पी चिदंबरम से कई सवाल उनसे पूछे जाएंगे, क्योंकि मामला है वित्तीय लेन देन में बड़े पैमाने पर की गई अनियमितता का और भारी भरकम रकम जो आईएनएक्स मीडिया मामले में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें कहीं ना कहीं इससे पहले पी चिदंबरम साहब के बेटे कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उन्हें जमानत मिली और अब पी चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया है। एक बार फिर बता दें, आज की सबसे बड़ी खबर है, भारत के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को 5 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा गया है और अब सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी आईएनएक्स मीडिया मामले में। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सख्ते में है और पार्टी के प्रवक्ताओं ने अब पी चिदंबरम के समर्थन में एक अपनी जुबान जो है वो मीडिया के सामने लाई है। और उसमें आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के नेता पर हुई कार्रवाई को दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या करार दिया है कांग्रेस पार्टी ने। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पी चिदंबरम की गिरफ्तारी से दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। आपको बता दें कि बेटी की हत्या के एक आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के बयान के आधार पर यह मुकदमा बनाया गया, ये कहना कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस की ओर से रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पिछले 2 दिनों से भारत इस बात का गवाह बना कि किस तरीके से दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या की गई। सरकार ने सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इस्तेमाल करते हुए राजनीतिक बदला लेने की कोशिश की। पी चिदंबरम के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की गई वो राजनीतिक बदले को दर्शाता है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पी चिदंबरम के साथ खड़े होने की बात करते हुए ये कहा कि हम चिदंबरम के साथ खड़े हैं। The vindictive, selective and malicious manner in which former finance minister and home minister Shri P. Chidambaram has been persecuted and prosecuted is nothing short of brazen, personal and political vendetta by Modi government. The matter pertains to the year 2007 and the arrest has been made after a dozen years, that is in 2019, of Shri P. Chidambaram, 6 years after Prime Minister Modi came to power. Neither have those been arrested who have given the so-called FIPB permission.
nor the company which has committed the crime, its officials have been arrested. Neither Shri P. Chidambaram nor his son have been accused of any offense in the INX media case. Additionally, there is no offense disclosed against Shri P. Chidambaram in the first information report, nor a charge sheet has been filed till today. Karti Chidambaram has been raided a record 4 times. In connection with the same case, he has been arrested and released on bail. He has appeared in response to over 20 summons. Yet the investigating authorities seem to lack any evidence to present a charge sheet to the court, placing evidence, if any, against Mr. P. Chidambaram. The case, as I said, seems to rely on the testimony of one approver who is in prison and who is already being prosecuted for the murder of her daughter. Despite the hostile atmosphere prevailing under the patronage of the BJP government, there was no allegation against Shri P. Chidambaram vis-a-vis either influencing a witness or tampering with the evidence in any manner. After over 5 years of futile investigation for an alleged offense, as I said, that took place in 2007-8, the authorities are unable to come out with any clear or precise allegation or a compelling case against Shri P. Chidambaram. Can the authorities answer and place even today before the public, after the public's and voyeuristic spectacle that they made of the arrest, the nature of the charges against Shri P. Chidambaram, instead of engaging in a media trial through some selective news channels to character assassinate him? वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तलब किया गया और आज जब सुबह वे मुंबई के ईडी दफ्तर पहुंचे तो उससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़े पैमाने पर वहां जमा हुए थे, जो राज ठाकरे के पक्ष में नारे लगा रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कार्यालय मुंबई में जहां पर स्थित है, वहां पर राज ठाकरे के आने से पहले वहां धारा 144 मुंबई पुलिस द्वारा लागू कर दी गई थी और इसके बाद राज ठाकरे अपने पूरे परिवार के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां ईडी के अधिकारियों ने कई घंटों उनसे पूछताछ की। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे और बेटी उर्वशी ठाकरे इस दौरान उनके साथ मौजूद रही। राज ठाकरे जब अपने आवास से मुंबई स्थित ईडी के दफ्तर पहुंचे तो उस दौरान आसपास के इलाकों में किसी तरह की गाड़ियों के आवागमन पर रोक लगा दी गई थी। गौरतलब है कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी के बेटे उन्मेष जोशी की कंपनी और उसके निवेशक हैं वो पहले से ही सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि ये तकरीबन 135 करोड़ रुपए के IL&FS के प्रमुख डिफॉल्टरों में से एक है। उन्मेष जोशी, राज ठाकरे और उनके सहयोगियों द्वारा एक दशक पहले ये लॉन्च की गई थी। उनकी 421 करोड़ रुपए में विवादास्पद कोहिनूर मिल्स नंबर 3 खरीदने की योजना थी, लेकिन IL&FS ने साल 2008 में अचानक कथित तौर पर इस सौदे से अपना हाथ पीछे खींच लिया और महज 90 करोड़ रुपए में अपने शेयरों को बेच दिया। बाद में राज ठाकरे ने भी अपने शेयर को बेच दिया था और इस पूरे मामले से बाहर निकल गए थे। ईडी ने रविवार को राज ठाकरे और उनके पूर्व कारोबारी सहयोगी रहे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और सत्तारूढ़ सहयोगी शिवसेना इसके नेता मनोहर जोशी के बेटे उन्मेष जोशी के साथ एक अन्य कारोबारी के जो कि इस कंपनी के सहयोगी, उन्हें भी नोटिस जारी किया गया था और उसके बाद से ही कयास इस बात के लगाए जा रहे थे कि माहौल बिगड़ सकता है, जिसको लेकर मुंबई पुलिस पूरी तरीके से सतर्क थी। खबर संध्या में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी है आपके लिए बहुत कुछ। आप देखते रहें इन 24 न्यूज।
अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूँ कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज़ हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जैसा मुझे फ़र्क पड़ा है। आरटी डोज में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। All the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine. Body revival, it worked like an अमृत के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने। In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का और मेरे को पहले दिन से बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working. अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूँ कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज़ हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जैसा मुझे फ़र्क पड़ा है। ब्रेक के बाद खबर संध्या में आपका स्वागत है और अब बात करेंगे महाराष्ट्र के अकोला जिले की, जहां दो गुटों के बीच आपसी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 2 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, जबकि कई लोग इस खूनी संघर्ष में घायल हुए हैं। कुल्हाड़ी, पाइप, चाकू, धारदार हथियारों का जमकर इस्तेमाल किया गया। इसमें 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया है। इस मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सबसे पहले घायलों को अकोला के जिला सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया, लेकिन इलाज के दौरान लक्ष्मण डाबेराव और कृष्णा डाबेराव नाम के 2 लोगों की मौत हो गई। हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके चलते पुलिस ने चप्पे चप्पे पुलिस की तैनाती की है। इस खूनी संघर्ष में अब तक 2 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। खबर है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले से, जहां संदेह के चलते एक व्यक्ति ने अपने पत्नी को बड़ी निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया। कहते हैं प्रेम में संदेह और चालाकी दोनों बुरी चीज होती है और यही संदेह हत्या का कारण बन गया। मामला है जानेफल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले रत्नापुर गांव का, जहां सनकी पति ने अपनी पत्नी को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। कथित हत्यारे पति का नाम संतोष डाखोरे बताया जा रहा है, जिसने अपने पत्नी कल्पना को किसी बहाने से खेत में ले जाकर उसे धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। अपने पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी संतोष मौके से फरार हो गया। मृतक कल्पना के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने शक की बिना पर संतोष को हिरासत में लिया। शुरुआती दौर में उसने पुलिस को यहां वहां की बात कर गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब कड़ाई और सख्ती से उससे पूछताछ की गई तो वो टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 हत्या के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आगे की जांच जानेफल पुलिस कर रही है। पुलिस स्टेशन जानेफल, मेहकर तालुका में पुलिस स्टेशन जानेफल है, वहाँ में एक रत्नापुर करके गांव है। रत्नापुर में दिनांक 14 को एक विवाहित स्त्री का मर्डर हुआ। उस बारे में उसके पिताजी विनोद आनंदा खोड़े इन्होंने तकरार दी। उस पे से पुलिस स्टेशन में 302 खून का गुनाह दाखिल हुआ। उसमें उन्होंने बताया कि उसका जो पति था वो हरदम उसके चारित्र पे शक करता था और झगड़ा करता था और उसने ही मर्डर किया है, ऐसा उन्होंने रिपोर्ट दिया। उस पे से हमने उनके पति को मयत जो स्त्री है सौ कल्पना संतोष डाखोरे, उसके पति है संतोष गजान डाखोरे, उम्र 32 साल, उसको अटक किया। अटक करने के बाद उसने उसका PCR लिया। उसने 1-2 दिन पहले हमको घुमाया, इधर उधर की बातें करने लगा। फिर उसने गुनाह की कबूली दी।
कि उसने ही अपनी पत्नी का दिनांक 14 अगस्त को सवेरे वो खेत में गए। खेत में जाने के बाद उनका झगड़ा हुआ, जो कि उनका झगड़ा हरदम होता रहता था। उसने बताया कि हमारा झगड़ा हरदम होता था। उस दिन ज़्यादा ही झगड़ा हुआ। उसके पास जो कुराट थी, उसी कुराट के उसके सर पे मार के उसने उसको मारा। आपने टीवी रियलिटी शो में अब तक कई तरह के कार्यक्रम देखे होंगे, लेकिन अब टीवी पर एक ऐसा रियलिटी शो आने जा रहा है जो अपने आप में धार्मिक होगा और इसका नाम होगा श्याम की महफिल। जी हां, टेलीमीडिया का जाना माना चेहरा नंद किशोर शर्मा, जिनके मार्गदर्शन में इस रियलिटी शो का संचालन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के निर्माता निर्देशक होंगे राम शंकर। इस कार्यक्रम के निर्णायक गण पद्मश्री से सम्मानित भजन सम्राट अनूप जलोटा होंगे। उनके साथ पार्श्व गायिका साधना सरगम जो हैं, उनका भी सहयोग होगा। इसके अलावा लखबीर सिंह लखा, जो कि विख्यात भजन गायक माने जाते हैं, इसके साथ साथ राम शंकर जो गायक और संगीतकार भी हैं, और इन तमाम लोगों का जो इनकी जो टीम होगी वो निर्णायक गण की भूमिका निभाएगी। और टीवी पर इस रियलिटी शो के बारे में एक कार्यक्रम का आयोजन मुंबई के गोरेगांव इलाके में किया गया और इस दौरान यहां पर तमाम जानकारियां शेयर की गई। जो प्रोत्साहन दिया, जो मुझे उत्साह दिया, वो ये लोग सब हैं। जय कुमार दीवाना जी हैं, प्रकाश गढ़वाल जी हैं, किशोर मंत्री जी हैं, संदीप डालमिया जी हैं। इन सब लोगों ने प्रोत्साहन दिया, इन सब लोगों ने इनकरेज किया और मेरी हिम्मत बढ़ाई। और फिर इस पे 4 चांद लगा दिए हमारे आदरणीय नंदू जी ने, नंद किशोर नंदू जी ने। और इनका जो एक वाक्य है कि बाबा के काम में आप शुरुआत करते हो, फिर वो उसको आगे बाबा ही संभालते हैं, वो ही देखते हैं, तो आप चिंता ना करें। तो फिर ये नंदू जी का जो एक आशीर्वाद मिला, तो फिर हमने इसकी शुरुआत करी। और फिर मैं सबसे पहले श्री अनूप जलोटा जी, जो मेरे बड़े भाई हैं और जिनका सहयोग, जिनका प्यार शुरू से मेरे ऊपर रहा है, तो इनके पास गया, इनके दरबार में, और मैंने रिक्वेस्ट करी कि इसमें निर्णायक के तौर पे मैं सबसे पहला नाम आपका चाहता हूं। तो भाई साहब ने 1 मिनट का भी समय नहीं लगाया और कहा गो हेड करिए, मैं आपके साथ। और इसी तरह से साधना सरगम जी, जो मेरी धर्म की बहन भी हैं, साधना जी, इनको मैंने जब कहा तो इन्होंने भी बिल्कुल कहा कि आप बिल्कुल शुरुआत करिए, हम आपके साथ हैं। लखा जी ने भी ऐसे ही प्यार से कहा। और इंडस्ट्री के सारे कलाकार, अनुराधा पौडवाल जी, कविता पौडवाल, और जिनसे भी मैंने बात करी, जसविंदर नरूला, ऋचा शर्मा, सभी ने बड़ा शुभकामनाएं दी और सभी ने बहुत प्यार से कहा कि आप शुरू करें, हम आपके साथ हैं। तो ये बाबा की कृपा है कि हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। और इसमें संगीत निर्देशन जो है उसका कार्य मैंने मेरे बेटे आदित्य शंकर को सौंपा, क्योंकि मैं इस कार्यक्रम का निर्माता भी हूँ, निर्देशक भी हूँ, तो मैंने सोचा ये जिम्मेदारी आप निभाओ। तो उसने भी बड़ा सुंदर एक भजन टाइटल सॉन्ग कंपोज किया है, वो भी आपको सुनाएंगे। और मेरे साथ पामिला जैन बहुत अच्छी प्लेबैक सिंगर हैं, ये भी आई हुई है शुभकामना देने के लिए। तो ये सारे आर्टिस्ट एपिसोड में एज ए गेस्ट आर्टिस्ट आएंगे और मुझे उम्मीद है कि इससे जो भजन प्रेमी हैं और जो ईश्वर के नाम को सुनते हैं और आनंद लेते हैं, उनको बड़ा मज़ा आएगा। आज की महफिल मतलब ये श्याम बाबा के भजनों का ये जो रियलिटी शो है, ये बहुत ही अद्भुत अनोखा शो है। हमारे राम भाई इस शो के प्रोड्यूसर हैं, राम शंकर जी। और भजनों का रियलिटी शो बहुत कम है और इससे भजन के लिए जो प्यार है सबके मन में होता है, लेकिन एक रियलिटी शो के फॉर्म में जब आता है तो और सब तक पहुंचता है। तो ये श्याम बाबा की कृपा है कि ऐसा एक अद्भुत शो। मैं इसमें जज के तौर पे रहूँगी। वैसे तो बहुत बड़े बड़े लोग इसमें हैं, राम भाई हैं, अनूप जलोटा जी हैं, लखा जी हैं और श्री नंदू जी के मार्गदर्शन में ये शो होने जा रहा है। अब बात करेंगे भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम की, जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया और इसका श्रेय जाता है महाराष्ट्र के पालघर जिले में रहने वाले उस दिव्यांग की पर, जिसका नाम है विक्रांत केनी। विक्रांत केनी एक ऐसा नाम जो टीम का कप्तान और पेशे से एक सेल्समैन। इस क्रिकेट खिलाड़ी से बातचीत की हमारे पालघर ब्यूरो चीफ नागनाथ बाबर ने। नमस्कार, मैं हूं नागनाथ बाबर और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज़। आज हमारे साथ में
वर्ल्ड कप जीत के आने वाले विक्रांत केनी जो डी डेकोर कंपनी के साथ में काम करते हैं और उन्हीं के साथ में क्रिकेट में भी अपना सिक्का जमा चुके हैं, तो वो आज वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे, अभी उनका सत्कार भी किया है कंपनी की तरफ से, तो हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरह से वो पल थे, किस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेला और किस तरह से काम कंपनी के साथ करने के बावजूद भी क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं। तो विक्रांत, ये बताएं कि आप, पहला तो आपका अभिनंदन, और आप जो वहाँ गए थे खेलने के लिए, तो कैसा रहा वहाँ का अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि जो हम लोग ने प्रैक्टिस की, जो हमारा इंडिया को रिप्रेजेंट करने का सपना था वो पूरा हो रहा था, और जो इंग्लैंड में जाने का सपना था वो बहुत बड़ा था, और हम लोग इंग्लैंड में जाके जीतना ये बहुत बड़ी खुशी थी, क्योंकि इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हराना बहुत बड़ी बात होती है। और जो हमारी टीम थी बहुत अच्छी थी और सब प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, और जो हमारे कोच थे सुरक्षण कुलकर्णी सर, उन्होंने हम लोग को बहुत सिखाया उधर के क्लाइमेट के बारे में, इधर के वेदर के बारे में, क्या हो सकता है क्या नहीं, ठंड कैसी रहती है, सब हमको एक्सपीरियंस करवाया। और हम लोग 5 दिन आगे गए थे, और हमारी जो डी डेकोर कंपनी है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिसके लिए मैं आज उधर तक पहुँच पाया, और मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। कुल कितने देश की टीम थी और कितने दिन वहाँ पे लगे, और आपने किस तरह से जीत हासिल की? टोटल इंडिया पकड़ के 5 टीम थी, तो बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंग्लैंड। तो हम लोग 1 by 1 मैच, लीग मैचेस हुए हमारे पहले, तो उन लोग उनसे बहुत अच्छे मैचेस और बहुत अच्छी टीम थी। बांग्लादेश से पहली मैच हुई, उधर 59 रन से जीते हम लोग। बाद में अफ़गानिस्तान के साथ मैच हुई, उधर 5 विकेट से जीते। बाद में इंग्लैंड के साथ मैच हुई, 25 रन से जीते। और बाद में पाकिस्तान के साथ मैच हुई, वो बहुत क्रूशल मैच थी, क्योंकि वो इंडिया को फाइनल में जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा था उधर टॉप में रहने का। तो हम लोग को उन्होंने 151 किया, लेकिन हमारी जो इंडिया की पार्टनरशिप थी, ओपनिंग पार्टनरशिप, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। उधर 12 ओवर में 125 का स्कोर किया, तो हम लोग 1 सेट जीत गए, और हम लोग बहुत खुश हुए उधर। और जब फाइनल में इंग्लैंड के साथ भिड़े, तो इंग्लैंड बहुत अच्छी टीम है, उनका एफर्ट, फील्डिंग एफर्ट बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और बॉलिंग साइड भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो हम लोग ने स्ट्रैटेजी बनाई क्या करना चाहिए, क्योंकि पावर प्ले में वो बहुत अच्छे खेलते हैं, लेकिन उनकी फील्डिंग एफर्ट के बारे में बहुत सराहना एक्सपेक्ट किया था कि बहुत अच्छी फील्डिंग करता, बहुत अच्छी फील्डिंग की उन्होंने। और बाद में हम लोग ने उनको 181 का टारगेट दिया, और उनको हम लोग ने 144 पे रुकवाया, और हम लोग बहुत खुश थे उस दिन कि हम इंडिया जीत गया। जो हम लोग ने सपना देखा था वन टीम का, जो मैं इधर से जब गया था तो वही सपना लेके गया था कि कब जीत के आओ। सबके एक्सपेक्टेशन थे, हमारे जो हैंडीकैप दिव्यांग लोग हैं, जो एक्सपेक्टेशन थे उनके कि हम लोग कब जीत के आएंगे तो आगे का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। तो हम लोग बहुत खुश थे उसके लिए कि हम लोग ने उनका सपना पूरा किया। अभी आपका पालघर ज़िले में सब जगह सत्कार हुआ, लोग खुशियाँ मना रहे, और उसी के साथ में आप जिस व्यवस्थापन के साथ काम करते, जो डी डेकोर है, उन्होंने भी आपका सत्कार किया, उन्होंने भी आपको गुलदस्ता दे दिया, तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। डी डेकोर फैमिली हर बार मुझे सपोर्ट करती है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो हर बार मुझे बुलाएंगे, मैं आऊँगा। और मेरे जो हमारे मैनेजर डायरेक्टर है अजय सर, और जो हमारे मैनेजर्स है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हर बार बोला है तू खेल, सिर्फ इंडिया का नाम रोशन कर, डी डेकोर कंपनी का नाम रोशन कर, और अपने गाँव का, तो सब अच्छा होगा, और हम लोग, तू जीतेगा तो हम लोग जीतेंगे। और उन्होंने हर बार मुझे अप्रिशिएट किया खेलने के लिए। और जो हमारी डी डेकोर टीम की टीम है वो बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि हर बार वो लोग मेरे पीछे ही रहते थे कि तू खेल, हम लोग तुझे प्रैक्टिस देंगे, जो चाहिए देंगे, तू खेल। और अपने इंडिया टीम को जीता, हम लोग खुश, वो लोग बहुत खुश हैं मुझसे ज़्यादा। मैं इतना मुझे लगा नहीं था कि मेरा ऐसा सत्कार होगा, कभी एक्सपेक्टेशन पकड़ा नहीं था मैंने। लेकिन इधर आने के बाद जो मेरे गांव वालों ने, जो हमारे डी डेकोर फैमिली ने, जो इंडियन पब्लिक है, उन्होंने जो हम लोग को सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लग रहा था, वो फीलिंग बहुत अच्छा, ग्रेट था। तो अभी आगे का आपका कदम क्या होगा, आपका सपना क्या होगा? आगे का यही कदम है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते रहो। डी डेकोर फैमिली है जो मुझे सपोर्ट करते, ऐसे सपोर्ट करते रहे, और इंडिया के फ्लैग को हर बार ऊंचा रखूँ, और इंडिया को हर बार जीत दिलाने की कोशिश करूँगा। विक्रांत केनी का यही सपना है कि हर बार जीत हासिल करना है, और इंडिया का जो झंडा है उसको ऊंचा लहराना है। दिव्यांग टीम में खेलने के बावजूद भी विक्रांत केनी ने अपना हौसला बरकरार रखा है। नागनाथ बाबर, इन 24 न्यूज़, पालघर।
नमस्कार। जाहिर है किसी ने सच ही कहा है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और ये कर दिखाया पालघर जिले के विक्रांत केनी ने। और अब विक्रांत की चारों तरफ जमकर सराहना हो रही है और इसी बात की चर्चा हो रही है कि इस दिव्यांग ने एक टीम का नेतृत्व किया और दिव्यांग क्रिकेट टीम का नाम पूरे विश्व में रोशन कर दिया। यदि आप इन 24 न्यूज के दर्शक हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी, देश नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में आप रहें, इन 24 न्यूज की खबरों को आप लाइव देख सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से इन 24 न्यूज का ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर इन 24 न्यूज उपलब्ध है। फेसबुक हो, ट्विटर हो या कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट, अब इन 24 न्यूज तक पहुंचना बेहद आसान है। यदि आपने YouTube पर इन 24 न्यूज चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें और हमारी लाइव खबरों से सीधे जुड़े। तो खबर संध्या में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।